दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश युद्ध के कगार पर हैं। भारत ने पिछले 50 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के अंदर सबसे गहरे हमले किए हैं। हम जोखिम और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन की भूमिका दिलचस्प है। एक ओर उनकी पाकिस्तान के साथ मजबूत दोस्ती है, दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने का प्रयास है। चीन किसे ज्यादा महत्व देता है? भारत ने अभी अभी पाकिस्तान पर कहर बरपा दिया है। पिछले कुछ घंटों में दर्जनों मिसाइलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कम से कम 9 आतंकी ठिकानों पर धमाके किए हैं। परंतु सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अभी भी पाकिस्तान का सर्वाधिक भय नहीं है, वो है चीन। शी जिनपिंग को इसी पल का डर था जब से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भयानक आतंकी हमला किया था। 22 अप्रैल 2025 को 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी, जिनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 थे, चुपचाप भारतीय सीमा में घुसकर कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में प्रवेश कर गए। ठीक इजराइल में हुए हमलों की तरह, जहां नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, इन लोगों ने भी हिंदुओं को निशाना बनाकर दर्जनों की निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने पर्यटकों को एक एक करके रोका और उन्हें यह साबित करने के लिए मजबूर किया कि वे मुस्लिम हैं। इसके लिए उनसे कुरान की आयत सुनाने को कहा। अगर कोई पास हो जाता था तो उसे जाने दिया जाता था, अगर नहीं तो उन्हें अपनी पैंट नीचे करने का आदेश दिया जाता था, ताकि यह देखा जा सके कि वे खतना किए हुए हैं या नहीं, जो मुसलमानों में आम है लेकिन हिंदू समुदाय में नहीं। जो दोनों परीक्षणों में असफल रहे, जिनमें ज्यादातर हिंदू पुरुष थे, उन्हें वहीं पर मार दिया गया। उनके परिवार और मित्रों को यह सब देखने के लिए विवश किया गया। वे एक अमिट आघात के साथ रह गए हैं। यही कारण है कि भारत अब पीछे नहीं हट रहा है। वे अब खुलकर बदला ले रहे हैं। चीन को पसंद हो या ना हो, उसे इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वह दखल नहीं देता तो पाकिस्तान में लगाए गए सैकड़ों अरब बर्बाद होंगे और उसकी पूरी दक्षिण एशियाई रणनीति खतरे में पड़ेगी। पाकिस्तानी सेना काफी हद तक चीन निर्मित हथियारों पर निर्भर है, जिनकी असल युद्ध में अभी तक परख नहीं हुई है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वे चीन के दावों अनुसार प्रभावी हैं या नहीं। यह संघर्ष चीन की सैन्य तकनीक के लिए पहली वास्तविक परीक्षा है और स्थिति अनुकूल नहीं दिखती। चीन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में विफल रहे, जिससे भारत ने अपने सभी लक्ष्यों को भेदा, जिनमें से एक लाहौर के नजदीक था। शर्मनाक बात यह है कि चीन निर्मित उन्नत चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट JF-17 थंडर पहले ही मार गिराया गया है। इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों के लिए यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यदि यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदल जाता है तो कोई नहीं देखेगा कि इसे किसने शुरू किया था। आरोप प्रत्यारोप का खेल समाप्त होकर प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों के पास प्रभाव है, चाहे वह पास हो या दूर, वे इसमें शामिल होंगे और चीन इस कतार में सबसे आगे होगा। अब जाहिर है YouTube युद्ध से जुड़े विषयों का प्रशंसक नहीं है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स उन वीडियो के प्रशंसक नहीं हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं। इस वीडियो में हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह YouTube एल्गोरिदम के साथ हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान खुद को हर मौसम के लोहे जैसे भाई बंधु सहयोगी कहते हैं। यह गहरा रिश्ता 1921 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले मुस्लिम देशों में से एक था। बीजिंग ने इस्लामाबाद में काफी निवेश किया है। पाकिस्तान का 1/3 विदेशी कर्ज करीब $30 अरब चीनी सरकारी बैंकों और वाणिज्यिक ऋणदाताओं का है। इससे चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। अगर हम ईमानदारी से कहें तो चीन को पाकिस्तान की स्थिरता या दीर्घकालिक समृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक नकदी गाय से ज्यादा कुछ नहीं है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वही तरीका है जिससे वे इसका फायदा उठाते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का $62 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है, जो इसकी मूल भावना में है। इसमें राजमार्गों, रेलवे लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबलों, पावर प्लांट्स और औद्योगिक पार्कों का एक विशाल नेटवर्क शामिल है, जो काशगर और शिनजियांग को पाकिस्तान के अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। चीन ने ग्वादर बंदरगाह पर 40 साल की लीज ले ली है
जिससे उसे बंदरगाह पर नियंत्रण और बीजिंग को कुल आय का लगभग 90% हिस्सा मिलेगा। इस बीच पाकिस्तान बचे हुए के लिए संघर्ष करता रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने इन अनुबंधों को इतनी चालाकी से तैयार किया है कि पाकिस्तान के लिए इन परियोजनाओं के भारी कर्ज को वास्तव में चुकाना लगभग असंभव हो गया है। शर्तें शुरू से ही पाकिस्तान की पूरी तरह प्रतिकूल हैं। चीनी कंपनियों को भारी इक्विटी हिस्सेदारी, उदार दीर्घकालिक पट्टे और गारंटीकृत भुगतान दिए गए। पाकिस्तान ने चीन पाक आर्थिक गलियारे के पावर प्लांट से बिजली को ऊंचे निश्चित दरों पर खरीदने पर सहमति दी है, जिसे उन्हें कानूनी रूप से भुगतान करना होगा, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था के साथ कुछ भी हो। इन समझौतों में से कुछ ने चीनी निवेशकों को हर साल लगभग 34.5% तक का भारी मुनाफा देने का वादा किया था। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान अंततः कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। आखिरकार उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वे बंदरगाहों, पावर प्लांट्स और हाईवे जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का पूरा नियंत्रण और स्थायी अधिकार सीधे चीन को सौंप दें। यह एक क्लासिक कर्ज जाल है जिसमें पहले ही कई देश फंस चुके हैं, परंतु चीन इसमें केवल जल्द धन या अधिक लाभ के लिए नहीं है। चीन को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जो असली फायदा मिलता है वह सिर्फ पैसों से कहीं आगे है। यह चीन को एक बेहद महत्वपूर्ण वैकल्पिक शिपिंग मार्ग भी प्रदान करता है, जिससे चीनी तेल टैंकर और मालवाहक जहाज संकरे और संवेदनशील मलक्का जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं। वर्तमान में चीन के आयातित तेल का लगभग 80% इसी जलडमरू मध्य से गुजरता है, जिसे अमेरिका या भारत जैसे देश किसी सैन्य टकराव या भू राजनीतिक संकट में बंद कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चीन को एक प्रमुख बैकअप मार्ग देता है, जिससे उसकी कमजोरी कम हो जाती है। भारत जानता है कि यदि चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन भेजने की कोशिश की तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा तुरंत भारत का प्रमुख सैन्य लक्ष्य बन जाएगा। हमले को जायज ठहराते हुए भारत ने पहले ही गलियारे को अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन घोषित किया है, क्योंकि यह गलियारा उस जमीन से होकर गुजरता है जिसे भारत आधिकारिक रूप से अपना मानता है। ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दक्षिणी छोर है, भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नई दिल्ली को शक है कि यह जल्द ही चीनी नौसैनिक अड्डा बनेगा। यह समझने के लिए कि चीन यहां वास्तव में कितना असुरक्षित है, आइए इस नक्शे को गौर से देखें। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग क्षेत्र से शुरू होता है। यह पाकिस्तान में खुंजराब दर्रे नामक एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे से प्रवेश करता है। इसके बाद यह सीधे विवादित गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश करता है, जिसे भारत अपने जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा मानता है। यह बड़ी चीनी वित्त पोषित योजना पहले से ही गहरे विवादित क्षेत्र से गुजरती है। भारत के लिए यह एक खुला अपमान और उसकी सत्ता के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है। चीन द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में किए गए अरबों रुपये के निवेश संघर्ष के कारण जल्द ही बेकार हो सकते हैं। भारत उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए एक आक्रामक कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसे वह पूरी तरह अपना मानता है, जिससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उत्तरी हिस्सा एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। चीन इस खतरे को भली भांति जानता है, इसीलिए उसने इस संवेदनशील क्षेत्र में पहले ही हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं, ताकि वह अपने निवेश की रक्षा और नियंत्रण बनाए रख सके। सच कहूं तो उन सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद अगर युद्ध छिड़ जाता है तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चीन द्वारा हाईवे, पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में खर्च किए गए अरबों डॉलर एक झटके में आसान निशाना बन सकते हैं। ये सब भारतीय तोपखाने, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए आसान निशाना होंगे। हम यहाँ काल्पनिक लंबी दूरी के हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। इन स्थानों को मिनटों में घातक सटीकता से निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान चीनी आर्थिक और सैन्य सहायता पर निर्भर है, फिर भी वे संवेदनशील परियोजनाओं की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह रही है और उसकी सेना खतरनाक रूप से कमजोर पड़ गई है। भारतीय हमले पहले से ही पाकिस्तान के भीतर गहरे लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं, जिससे बीजिंग को एक तत्काल निर्णय लेना होगा। अरबों डॉलर के निवेश की सुरक्षा के लिए या तो खुद की सेनाओं के साथ सीधा हस्तक्षेप करे या सब कुछ खोने का जोखिम उठाए। जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, वह वास्तव में बेहद असंभव है। मैं थोड़ी देर में स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन पहले चलिए हमारे नक्शे पर थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में उत्तर की तुलना में चीन के लिए स्थिति और अधिक जटिल एवं खराब है।
बलूचिस्तान के बारे में ज्यादा न जानने की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये इलाका अभी इतना अहम क्यों है, इसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। मैं संक्षेप में बताता हूं। बलूचिस्तान की समस्याएं भी पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही 1947 में शुरू हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संघर्ष की शुरुआत हुई थी। जब ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटा जा रहा था, उस समय बलूचिस्तान को यह यकीन नहीं था कि वह नए बने पाकिस्तानी राज्य का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। देखिए, पाकिस्तान के आधिकारिक रूप से देश बनने से पहले आज जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा एक अलग रियासत था जिसे कालात कहा जाता था। कालात के खान जो वहां के शासक थे, प्रारंभ में पाकिस्तान में विलय के पक्ष में नहीं थे। वह अपने क्षेत्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु पाकिस्तान के इरादे भिन्न थे। इस्लामाबाद के अत्यधिक दबाव में कालात के खान ने अंततः 1988 में पाकिस्तान में विलय हेतु सहमति दी। हालांकि सभी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने तत्काल विद्रोह कर दिया। अब्दुल करीम सीमा पार अफगानिस्तान भागे, वहां लड़ाकों को जुटाया और जुलाई 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली सशस्त्र बगावत छेड़ी। उस बगावत ने आने वाले दशकों तक चलने वाले तनाव और संघर्ष की नींव रखी जो आज तक जारी हैं। इस समय आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान के लोग लगभग 80 साल बाद भी क्यों संघर्ष कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। बलूचिस्तान एक विशाल क्षेत्र है। यह पाकिस्तान का सबसे विशाल प्रांत है जो देश के 40% से अधिक भूभाग को कवर करता है। यहाँ प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और तेल के विशाल भंडार हैं। आप जो भी सोच सकते हैं सब कुछ उपलब्ध है। बलूचिस्तान की भूमि के नीचे ये संसाधन मौजूद हो सकते हैं। इतनी अपार संपत्ति के बावजूद वहां के निवासी देश के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस का 40% से अधिक उत्पादन करता है, फिर भी वहां के कई निवासियों के पास बुनियादी गैस कनेक्शन भी नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाली दौलत सीधे इस्लामाबाद और पंजाब जैसे अमीर प्रांतों में भेज दी जाती है। स्थानीय लोगों को बदले में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस प्रदूषण, उपेक्षा, गरीबी और खोखले वादे ही मिलते हैं। बलूचिस्तान के कई हिस्सों में स्कूल, अस्पताल और साफ पीने का पानी जैसी बुनियादी जरूरतें अक्सर बहुत कम या पूरी तरह से अनुपलब्ध रहती हैं। राजनीतिक तौर पर स्थानीय बलूच नेताओं को अक्सर ताकतवर बाहरी लोगों, राजनीतिक अभिजात वर्ग या पाकिस्तानी सेना द्वारा नजरअंदाज या बाहर कर दिया जाता है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोग कितने निराश महसूस कर रहे थे जब अचानक 2000 के दशक के अंत में चीन वहां आ गया और अरबों डॉलर खर्च करके उनकी आदिवासी जमीन पर सीधी सड़कें, रेलवे और पाइपलाइनें बनाने के लिए तैयार था। शुरुआत में चीन ने बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने हजारों नई नौकरियां पैदा करने, बेहतर जीवन अवसर, संपत्ति लाने और मूल रूप से स्थानीय लोगों को यह महसूस कराने की बात की कि जैसे उन्हें आखिरकार सोना मिल गया हो। लेकिन असलियत में वे वादे कभी पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोग एक अलग वास्तविकता से रूबरू हुए। पाकिस्तानी सैनिक और चीनी प्रबंधक हर जगह मौजूद थे और राजमार्ग उनकी पुश्तून जनजातीय भूमि से गुजर रहे थे। विदेशी झंडे उनके शहरों में दिखने लगे। हर जगह चेक पॉइंट्स बन गए और जल्दी ही स्थानीय लोग अपनी ही बस्तियों को नहीं पहचान पाए। यह बिल्कुल भी घर जैसा महसूस नहीं होता था। तो स्वाभाविक है, सारी जमा हुई निराशा जल्दी ही हिंसा में बदल गई। स्थानीय विद्रोही समूह, विशेषकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने चीनी परियोजनाओं और कर्मचारियों को सीधे निशाना बनाना प्रारंभ किया है। अप्रैल 2022 में एक आत्मघाती हमलावर ने कराची की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया जिसमें काम कर रहे 3 चीनी शिक्षकों की हत्या कर दी गई। पिछले साल 2021 में एक बम विस्फोट में चीनी इंजीनियरों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया था जिसमें 9 इंजीनियर मारे गए थे। ये सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल घटनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं। बलूचिस्तान में चीनी मजदूरों, इंजीनियरों, काफिलों और बुनियादी ढांचे पर कई छोटे परंतु घातक हमले हुए हैं। चीन और पाकिस्तान को तालिबान द्वारा 2021 में अफगानिस्तान पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले अधिकांश ने सोचा था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ मित्रवत रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने लंबे समय तक तालिबान को सहयोग और आश्रय दिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने सत्ता में वापस आने के बाद जल्द ही पाकिस्तान के प्रति अविश्वास और नापसंदगी प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए।
तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से उनके लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सैनिकों के साथ साझा सीमा पर हिंसक झड़पें कर रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2022 में तालिबान ने चमन के पास पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और गंभीर तनाव पैदा हुआ। सितंबर 2023 में तुर्क-हम सीमा पर फिर भीषण लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए और घायल हुए। तालिबान ने पाकिस्तान के प्रति अपने क्रोध को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, तालिबान के खिलाफ आतंकवादियों को शरण देने और एक सहयोगी के बजाय शत्रु जैसा व्यवहार करने का खुला आरोप लगाया। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बलूच अलगाववादियों के लिए अफगान पाकिस्तानी सीमा पर खुलेआम काम करना आसान हो गया है। अफगानिस्तान ने लंबे समय से पाकिस्तान विरोधी समूहों को शरण, आश्रय और प्रशिक्षण स्थल मुहैया कराए हैं। तालिबान फिर से सत्ता में आने और पाकिस्तान पर खुला अविश्वास जताने के बाद यह प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों का आना जाना और हमलों की योजना बनाना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। हैरानी की बात है कि हाल ही में तालिबान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत में भारत स्वाभाविक रूप से सतर्क था। तालिबान को पहले भारत का दुश्मन माना जाता था, क्योंकि भारत ने पिछली अफगान सरकार का मजबूती से समर्थन किया था। लेकिन हाल ही में तालिबान सरकार और भारत ने चुपचाप सीधे बातचीत शुरू कर साझा समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है और काबुल में अपना दूतावास पुनः खोल दिया है। मूल रूप से भारत ऐसा लगता है कि वह पुराने तर्क मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है का पालन कर रहा है, और सच कहूं तो अब तक यह उनके लिए काफी प्रभावी साबित हो रहा है। ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि अफगान तालिबान के कुछ गुट गुप्त रूप से भारत की मदद कर सकते हैं, ताकि वे अफगान पाकिस्तानी सीमा के पास छिपे पाकिस्तानी आतंकवादियों या वांछित व्यक्तियों को ढूंढ सकें। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन गहराई से सोचने पर यह पूरी तरह पागलपन नहीं लगता। ऐतिहासिक रूप से तालिबान के विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ गहरे संबंध रहे हैं। पर्दे के पीछे की ऐसी व्यवस्थाएं करना उनके लिए नई बात नहीं होगी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल के तनावों और खुली दुश्मनी को देखते हुए यह मानना कठिन नहीं है कि ऐसा कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा हो। दूसरी ओर चीन और तालिबान के रिश्ते बहुत अधिक जटिल हैं। तालिबान सरकार सार्वजनिक रूप से कहती है कि वह चीनी निवेश के लिए तैयार है, क्योंकि चीन पैसा और बुनियादी ढांचा देने का वादा करता है, परंतु वास्तव में उनमें आपसी विश्वास की कमी है। तालिबान चीन द्वारा शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई और दमन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, खासकर क्योंकि कई अफगान लोगों के उइगरों के साथ मजबूत जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच तालिबान, बलूच विद्रोही और भारत के साथ तनाव से एक परफेक्ट तूफान बन रहा है, जो उनके चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े संयुक्त प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात स्पष्ट करने दीजिए, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जुड़े हुए हैं लेकिन एक समान नहीं हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हालांकि यह एक बड़े प्रोजेक्ट का सिर्फ एक अंश है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक विशाल वैश्विक मास्टर प्लान है, जिसमें वह एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के देशों में सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और बड़ी आधारभूत संरचनाएं बना रहा है। असल में यह चीन का बड़ा सपना है कि वह खुद को दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ सके। चीन का उद्देश्य लागत कम करना, चीनी उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना और आगामी दशकों में खुद को वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक केंद्र बनाना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से भी कहीं अधिक विशाल है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स के गॉडफादर हैं। चीन ने अब तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की इस विशाल वैश्विक योजना में 2030 के अंत तक कुल निवेश चौंकाने वाले $4 ट्रिलियन से अधिक हो सकता है। यह केवल शुरुआत है। हाँ, आपने सही सुना, ट्रिलियन यानी टी से। हम इतनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और शक्ति संतुलन बदल सकती है। जब चीन ने पहली बार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
घोषित किए थे, तब कई देशों ने संभावित लाभ और दौलत की आशा में इस अवसर को झटक लिया था। सच में आप चीन को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को एक सपने की तरह पेश किया और ये सौदा एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद हकीकत बिल्कुल अलग निकली है। कई देशों को जल्द ही एहसास हुआ कि वे चीन द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट्स के भारी कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं। कुछ देश वास्तव में दिवालिया होने की कगार पर हैं, जैसे कि श्रीलंका, जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीलंका ने चीन से अरबों का कर्ज लेकर हम्बनटोटा जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकसित किए थे। जब श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने तुरंत आकर उस बंदरगाह को 99 साल की लीज पर अपने नियंत्रण में ले लिया और इस तरह भारत के पास एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर दीर्घकालिक रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। श्रीलंका के अलावा झाम्बिया, केन्या और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देश भी चीनी परियोजनाओं के कारण भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। दुर्भाग्य से उन्हें वास्तव में बहुत कम आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। झाम्बिया ने तब वैश्विक सुर्खियां बटोरी जब वह चीन से लिए गए अत्यधिक आरण की किस्तें चुकाने में विफल रहा और अंतर्राष्ट्रीय आरण भुगतान में चूक गया। चीन को उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी अन्य देशों की तरह उसके आरण जाल में फंस जाएगा। चीन के निवेश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद नहीं रहे, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ा है। अब देश कर्ज में डूब रहा है। इस समय पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और वे अपने कर्ज के ब्याज की न्यूनतम किस्तें भरने में भी मुश्किल से सक्षम हैं। मूल कर्ज चुकाने की तो बात ही छोड़िए। चीन श्रीलंका जैसी स्थिति की उम्मीद कर रहा था, जहां पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब जाता कि बीजिंग हस्तक्षेप करता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों, खासकर रणनीतिक क्षेत्र और पीओके पर स्थायी नियंत्रण हासिल कर लेता। परंतु चीन की योजनाएं यहीं विफल हो सकती हैं। अगर युद्ध छिड़ जाता है और भारत पहले हमला करता है, मुख्य बुनियादी ढांचे पर बमबारी करता है और तेजी से उन क्षेत्रों को वापस ले लेता है जिन्हें वह अपना मानता है, तो चीन की सारी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं धुएं में उड़ जाएंगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर नियंत्रण खोना, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़ी श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देगा और चीन की वैश्विक रणनीति में पहला गिरने वाला डोमिनो होगा। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हर दूसरा देश अचानक रुक जाएगा और खुद से पूछेगा, एक मिनट, अगर चीन अपनी ही सीमा के पास अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की रक्षा नहीं कर सका, तो हम भी इन परियोजनाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? और इसी तरह शी जिनपिंग का अंतिम सपना प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के आसपास की अस्थिरता चीन की पूरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक टाइम बम की तरह है। मुझ पर भरोसा कीजिए, चीन इसके बिखर जाने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आपको लगता है कि ये सब चीन के लिए पाकिस्तान का बचाव करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, तो आइए मैं आपको कुछ और कारण बताता हूँ। वर्तमान में हजारों चीनी इंजीनियर, तकनीशियन और सैनिक पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार 14,000 से अधिक चीनी नागरिक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। उनमें से कई ग्वादर और बलूचिस्तान के खतरनाक इलाकों में केंद्रित हैं, जहां उग्रवादियों और विद्रोहियों ने पहले भी चीनी कामगारों पर हमले किए हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर दर्जन से अधिक हमलों में कई लोग मारे गए हैं। चीनी राजनयिकों ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि 6 महीने में 2 हमले अस्वीकार्य हैं। इसलिए बीजिंग ने अपनी सुरक्षा टीम और बख्तरबंद वाहन संवेदनशील परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए भेजे हैं। इस संघर्ष के और बढ़ने पर परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। चीन के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत के हमले अभी तक सिर्फ मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग और पंजाब प्रांत के कुछ ठिकानों तक सीमित हैं। लेकिन ग्वादर और शेष बलूचिस्तान भी दूर नहीं है। यह न भूलें, जब भी चीन तनाव बढ़ाता है या हीरो बनने की कोशिश करता है, पाकिस्तान में हर चीनी कर्मचारी, तकनीशियन और सैनिक, उनके परिवारों समेत तुरंत संभावित निशाना बन जाते हैं। चीन को एक भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जहां उसे युद्ध क्षेत्र से हजारों नागरिकों को निकालना और अरबों डॉलर के असुरक्षित बुनियादी ढांचे की रक्षा भी करनी होगी। एक संवेदनशील परिस्थिति में पाकिस्तानी सेना कुछ अहम संपत्तियों की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व चीन को सौंप सकती है। वास्तव में बीजिंग जानता है कि वह भारतीय हमले को, जो उसके लोगों और सुविधाओं को जोखिम में डाल रहा है, अनदेखा नहीं कर सकता। संक्षेप में, पाकिस्तान में चीन के व्यापक नागरिकों
और महत्वपूर्ण निवेशों की उपस्थिति उसे हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करती है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने निरंतर पाकिस्तानी नेताओं और जनरलों को चीनी हथियारों पर निर्भर रहने के लिए दबाव डाला, रिश्वत दी या धमकाया है। पाकिस्तान विश्व में चीनी सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो JF-17 लड़ाकू विमान, VT-4 टैंक, सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणालियां खरीदता है। चीन पर भारी निर्भरता का अर्थ है कि अगर वह संघर्ष में शामिल होता है तो उसकी सेना पाकिस्तान की सेना से आसानी से जुड़ सकती है, क्योंकि दोनों पहले से ही समान उपकरण और सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत रूसी, फ्रांसीसी, इजरायली, अमेरिकी और स्वदेशी हथियारों के जटिल मिश्रण से लड़ाई कर रहा होगा। दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध मूल रूप से एक जीवंत वास्तविक युद्ध क्षेत्र परीक्षण बन जाएगा, जहां चीनी निर्मित हथियारों और भारत के पश्चिमी समर्थित तथा स्वदेशी प्रणालियों के मिश्रण के बीच सीधी टक्कर होगी और इस परीक्षण के परिणामों के वैश्विक स्तर पर बड़े प्रभाव होंगे। यह तय कर सकता है कि क्या चीन दुनिया के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में अपना दबदबा बनाए रखेगा या उसकी सैन्य निर्यात की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगेगा। पश्चिमी देशों पर भी लागू होता है। यदि भारत के पश्चिमी हथियार असाधारण प्रदर्शन करते हैं तो वे वैश्विक खरीदारों को आकर्षित कर विश्व भर में विश्वास अर्जित करेंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब सैन्य सिस्टम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करते तो क्या होता है। बस रूस को देख लीजिए। पिछले 3 वर्षों में यूक्रेन में रूसी हथियारों के शर्मनाक प्रदर्शन से रूस की वैश्विक प्रतिष्ठा को बार बार नुकसान पहुंचा है। रूस का वैश्विक हथियार बाजार पर दबदबा इस दशक और संभवतः उससे आगे के लिए प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। और अब इस संघर्ष की शुरुआत के कुछ ही घंटों में चीनी सैन्य उपकरण भी विफल हो रहे हैं। कथित उन्नत रडार सिस्टम बेकार साबित हुए, मिसाइल रक्षा प्रणाली ने कोई सुरक्षा नहीं दी और एक महंगा चीनी निर्मित JF-17 फाइटर जेट को पहले ही मार गिराया गया है। अगर चीन के हथियार सिस्टम कुछ घंटों की मिसाइल हमलों में भी टिक नहीं सकते तो एक पूर्ण युद्ध की भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। हथियारों की बिक्री और प्रतिष्ठा के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान को खोने या बिखरने का जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकता। पाकिस्तान चीन का महत्वपूर्ण सहयोगी और दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति के प्रति एक बफर बना हुआ है। दोनों देशों ने दशकों पहले ही इस गठबंधन को मजबूत किया था। 1927 में पाकिस्तान ने कश्मीर के उत्तर स्थित शख्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया, जिससे बीजिंग को कश्मीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिली। आज चीन कश्मीर के लगभग 20-30% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जिसमें ऊंचाई वाला अक्साई चिन पठार भी शामिल है, जिस पर भारत का भी दावा है। यह क्षेत्र न केवल प्रतीकात्मक या राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन का महत्वपूर्ण राजमार्ग G219 अक्साई चिन में स्थित है, जो शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने वाला एकमात्र विश्वसनीय स्थलीय मार्ग है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अक्साई चिन पर नियंत्रण खोने या लड़ाई के कारण महत्वपूर्ण राजमार्ग के अस्थायी रूप से कट जाने से चीन के पश्चिमी सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो यह वास्तविक संभावना है कि भारतीय सेना विवादित क्षेत्रों में और भी गहराई तक घुस सकती है। इससे भारतीय सैनिक तेजी से लद्दाख में चीन की संवेदनशील वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट पहुंच सकेंगे। भारतीय सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट किया है कि वे एक साथ 2 शत्रु सीमाओं पर नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से तैयार हो रहे हैं। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि परिस्थितियों ने मजबूर किया तो वे चीन से सीधे टकराने को तैयार हैं। हमने पहले ही देखा है कि यह स्थिति कितनी तनावपूर्ण और खतरनाक हो सकती है। 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में भीषण संघर्ष हुआ था। यह एक विनाशकारी युद्ध था जिसने दोनों पक्षों को हिला दिया और दर्शाया कि स्थिति कितनी तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। पाकिस्तान के साथ बड़े संघर्ष में भारत लद्दाख के पास तनाव को जानबूझकर भड़का सकता है ताकि चीन के संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत पर सीधा रणनीतिक दबाव बनाया जा सके और एक दूसरा मोर्चा खोला जा सके। भारत जानता है कि इस क्षेत्र में चीन को कैसे उकसाना है। तिब्बत चीन के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। लद्दाख में थोड़ी सी भी बढ़त चीन को महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच रोकने, आंतरिक अस्थिरता या यहां तक कि एक बड़े सीमा संघर्ष के लिए मजबूर कर सकती है।
भारत वास्तव में ऐसी ही परिस्थितियों के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। भारत ने हाल ही में फ्रांसीसी राफेल जेट मंगवाए हैं ताकि लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। भारत के पास रूस के सहयोग से विकसित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणालियों में से एक है। यह मिसाइल ध्वनिवेग से 3 गुना तेज गति से दुश्मन सीमा के भीतर गहराई तक लक्ष्य भेद सकती है और इसे रोकना लगभग असंभव है। लद्दाख या व्यापक हिमालयी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भारत को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देगी। यह भारतीय सेनाओं को मिनटों में तिब्बत के अंदर चीनी बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता देगा, जिससे चीन के पश्चिमी क्षेत्रों को बंधक जैसा बना देगा। पाकिस्तान के पक्ष में संघर्ष में शामिल होने के लिए चीन के पास कई कारण हैं, लेकिन कुछ ठोस वजहों से बीजिंग शायद चुप रहे और हस्तक्षेप न करे। चीन की अर्थव्यवस्था जो दशकों तक तेज गति से बढ़ी, अब संघर्ष कर रही है। 2023 और 2024 बेहद मुश्किल साल रहे। आर्थिक विकास को रियल एस्टेट क्रैश और कमजोर घरेलू मांग से कड़ा झटका लगा। चीन भी रिकॉर्ड स्तर का कर्ज जमा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में चीन का सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 60.5% तक पहुंच जाएगा। यह 5 साल पहले के 38.5% से बढ़ गया है। भारत का कुल कर्ज, जिसमें कंपनियां, परिवार और स्थानीय सरकारें शामिल हैं, अब सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 312% है, जो विश्व में सर्वोच्च स्तरों में से एक है। स्थानीय सरकारें भी भूत बंगलों और खाली मॉल्स के लिए अदत्त आरण में डूबी हैं। चीन के नेता सिस्टम में अरबों डॉलर डालकर और हर संभव प्रयास करके अपने 5% विकास के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर से चीन की जनसंख्या वास्तव में घटने भी लगी है। 2023 में भारत की जन्म दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंची। जनसंख्या में लगभग 1.4 मिलियन की कमी आई। आगामी कुछ वर्षों में करीब 30 करोड़ चीनी कर्मचारी पूर्णतः सेवानिवृत्त होंगे। इसके अर्थ हैं कम खर्च, भारी पेंशन दायित्व और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। इस तनावपूर्ण आर्थिक माहौल में एक बड़ा सैन्य संघर्ष जुड़ा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। चीन फिलहाल एक और महंगा और अस्थिरता पैदा करने वाला साहसिक कदम उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बूढ़ी होती आबादी का भरण पोषण करने के लिए हर संसाधन और ध्यान की आवश्यकता है। दूसरा, चीनी सेना पहले से ही अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यस्त है। उदाहरणार्थ, बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना और वायु उपस्थिति निरंतर बढ़ाई है और विवादित द्वीपों व चट्टानों को लेकर वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों से अक्सर टकराव होता है। ताइवान जलड़ मरुमध्य का मुद्दा महत्वपूर्ण है। बीजिंग की धमकी है कि जरूरत पड़ने पर वह ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपने विमान वाहक पोत भेजता है और ताइवान के साथ सैन्य गठबंधन मजबूत करता है। चीन भली भांति जानता है कि परिस्थिति कितनी खतरनाक और विस्फोटक हो सकती है। इन सब के बीच हिमालय में भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलना विनाशकारी से कम नहीं होगा। युद्ध के कारण चीन के सैन्य संसाधन और ध्यान खतरनाक रूप से बढ़ जाएंगे। इससे बीजिंग को सैनिकों, मिसाइलों, विमानों और नौसैनिक संसाधनों को ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हटाना होगा। हिमालय में युद्ध का विस्तार और संभावित वैश्विक शक्तियों की भागीदारी चिंताजनक है। यदि अमेरिकी नौसेना भारत का समर्थन करती है या रूस चीन का सैन्य समर्थन करने का दबाव महसूस करता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन निश्चित रूप से ऐसे हालात का जोखिम नहीं उठाना चाहता और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि और भी कई देश इससे गहराई से चिंतित होंगे। चीन को शामिल करने वाला एक क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक राजनीति को झकझोर देगा। उदाहरण के लिए अमेरिका ने क्वाड जैसे गठबंधनों और द्विपक्षीय रक्षा समझौतों के जरिए भारत के करीब आने का प्रयास किया है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान शांति और संयम की अपील करता है। यह हमारी सामान्य प्रतिक्रिया है। कश्मीर में हाल के हमले के बाद चीन और अमेरिका ने तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि यदि चीनी सेना पाकिस्तान में भारत को धमकाने लगे तो अमेरिका बिना शोर शराबे के भारत का समर्थन बढ़ाएगा, महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करेगा, हथियारों की आपूर्ति गति देगा और सीधे राजनयिक सहयोग भी दे सकता है। रूस को भी एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। रूस चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है, किंतु वह ऐतिहासिक रूप से भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में भी है, जो भारत को उन्नत हथियार प्रणालियां बेचता है। रूस संभवतः शांति की अपील करते हुए शुरुआत में तटस्थ रहेगा,
परंतु गुप्त रूप से दोनों पक्षों को कूटनीतिक सहयोग देकर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। मध्य पूर्वी शक्तियां भी इस संघर्ष में शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से खाड़ी सहयोगियों, खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर वित्तीय सहायता, राजनीतिक समर्थन और कभी कभी सैन्य मदद के लिए भरोसा किया है। किंतु भारत चीन संकट की स्थिति में ये देश अत्यंत सावधानी से कदम उठाएंगे। वास्तव में चीन के खिलाफ किसी भी युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं होगा, खासकर बीजिंग खुद। बेशक चीन को आमतौर पर एक ऐसे भारत से फायदा होता है जो थोड़ा अस्थिर या ध्यान भटका हुआ हो, लेकिन थोड़ी अस्थिरता से फायदा उठाने और एक पूरी तरह से विनाशकारी युद्ध में घसीटे जाने में बहुत बड़ा फर्क है। चीन वास्तव में भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। यह महंगा, जोखिम भरा और अस्थिर करने वाला है, विशेषकर जब चीन पहले से ही कई आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। बीजिंग जानता है कि इस तनाव का मुख्य कारण पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले आतंकवादी समूह हैं, जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि भारत इस बार पाकिस्तान सीमा के भीतर आतंकवादियों से निर्णायक रूप से नहीं निपटता है, तो चीन को लग सकता है कि उसे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। चीन इस समय अपने बड़े निवेश और हजारों नागरिकों के लिए क्षेत्र में एक और दिन की अनिश्चितता, तनाव या खतरे को सहन नहीं कर सकता। वे किसी तरह आतंकवाद समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, बिना किसी बड़े संघर्ष को भड़काए। देखने के लिए धन्यवाद।